तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। द इल्यूजन ऑफ वेल्थ, द स्टोरी ऑफ अशोक। ये कोई आम सी कहानी नहीं है। ये हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो दिखावे और हकीकत के बीच का सबसे कड़वा सच सामने लाती है। एक बेहद शानदार शादी, एक सीधा साधा नाई जिसका नाम अशोक है, और किस्मत का एक ऐसा धोखा जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल झकाझक दृश्य से। पूरा शहर जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मौका कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि नगर के एक बेहद रसूखदार मंत्री की बेटी की शादी का है। और वहां का माहौल पूछिए ही मत। हर तरफ बस एक ही धूम है। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। बड़े बड़े टेंट, आलीशान सजावट, लजीज खाना, मतलब सब कुछ एकदम भव्य, और सच कहें तो जरूरत से कहीं ज्यादा। एक तरफ तो जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। असल में वहाँ काम करने वालों की दो अलग अलग कैटेगरी थीं। एक तरफ तो वो चापलूस लोग थे जो काम के नाम पर बस दिखावा कर रहे थे। उनका एक ही मकसद था, किसी तरह मंत्री जी की नजरों में आना। और दूसरी तरफ था हमारा मुख्य पात्र अशोक। अशोक एक नाई है जो बिना किसी शोर शराबे के एकदम चुपचाप अपनी सच्ची और थका देने वाली मेहनत कर रहा था। कोई दिखावा नहीं, बस पूरी ईमानदारी से अपना पसीना बहा रहा था। सोचिए, अशोक वहां ऐसे ही नहीं पहुंच गया था। मंत्री जी ने उसको खास तौर पर बारातियों की हजामत यानी उनकी ग्रूमिंग के लिए बुलाया था। और साथ में क्या दिया? एक बड़ा वादा। मंत्री जी ने कहा था कि चूंकि वो उनकी बेटी की शादी में काम आ रहा है, तो आगे चलकर मंत्री जी भी उसका कोई रुका हुआ काम करवा देंगे। बस इसी एक उम्मीद के साथ अशोक अपना सारा सामान लेकर वहां हाजिर हो गया। वो पूरी लगन से एक एक मेहमान की सेवा कर रहा था। और सबसे खास बात पता है क्या थी? वो अपनी एक छोटी सी डायरी में अपने हर काम का हिसाब नोट करता जा रहा था, ताकि आखिर में अपने हक की सही कीमत मांग सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अशोक इतनी जीतोड़ मेहनत कर क्यों रहा था? असल में ये सिर्फ नाम या चीजें नहीं हैं, ये अशोक की पूरी दुनिया है। जब वो लोगों के बाल काट रहा था तो उसके दिमाग में अपने परिवार के लिए बुने गए छोटे छोटे सपने चल रहे थे। उसके बेटे पप्पू को एक नया क्रिकेट बैट चाहिए था। उसकी बेटी मुन्नी की स्कूल एग्जाम फीस भरनी बाकी थी। अगर नहीं भरी तो बेचारी का पूरा साल खराब हो जाता। और उसकी पत्नी लक्ष्मी जो कभी कुछ नहीं मांगती थी। अशोक ने तय कर लिया था कि इस बड़ी कमाई से वो उसके लिए एक नई साड़ी जरूर लेकर आएगा। यही वो जज्बात थे जो उसकी थकान को भुलाकर उससे काम करवा रहे थे। काम चल ही रहा होता है कि कहानी अपने सबसे बड़े पड़ाव पर पहुंचती है, द अल्टीमेट टास्क। मंत्री जी खुद अशोक को बुलवाते हैं और सीधे हुक्म देते हैं कि उनके दामाद को यानी दूल्हे राजा को बिल्कुल एक राजकुमार की तरह सजाना है, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। अशोक भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूल्हे को तैयार करने में जुट जाता है। वो इस बात को पक्का करता है कि मंत्री जी की ये सबसे बड़ी डिमांड एकदम परफेक्ट, बिना किसी कमी के पूरी हो जाए। तो इस पूरे काम का सबसे अहम पॉइंट ये है कि हिसाब कितना बना। पूरा दिन कमरतोड़ मेहनत की, बारातियों को सजाया, दूल्हे को राजकुमार बनाया, और अशोक की डायरी के हिसाब से उसका मेहनताना बनता था करीब 7 से 8 हजार रुपये। अब ध्यान दीजिए, एक आम मेहनतकश इंसान के लिए ये सिर्फ एक फिगर या संख्या नहीं है। ये उसके बच्चों के सपनों की कीमत है, उसके स्वाभिमान की कीमत है। अशोक इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि बस अब उसका हक उसके हाथों में आने ही वाला है। खैर, वक्त बीतता है और वो शानदार शादी आखिरकार खत्म हो जाती है। बारात वापस चली जाती है, मेहमान अपने घर चले जाते हैं, और वो बड़े बड़े टेंट अब उखड़ने लगते हैं। अमीरी और भव्यता का वो जो एक बड़ा सा इल्यूजन था ना, वो अब धीरे धीरे गायब होने लगता है। ऐसे माहौल में अशोक अपना छोटा सा सामान समेटता है और बहुत ही विनम्रता के साथ मंत्री जी के सबसे खास आदमी दीक्षित के पास जाता है। वो उसे अपना हिसाब किताब समझाता है और अपने उन 7-8 हजार रुपयों की मांग करता है। आखिर वो उसके हक का पैसा था, कोई भीख थोड़ी थी। पर वहीं पर एक ऐसा जवाब मिलता है जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। दीक्षित पहले तो उसकी तरफ देखकर हंसता है और फिर एक बेहद चालाकी और घमंड भरा तर्क देता है। वो कहता है, अरे भाई, मंत्री जी की बेटी यानी हमारी अपनी बेटी, और भला अपनी ही बेटी की शादी में कोई पैसे मांगता है क्या? कैसी बात करते हो अशोक जी, ये तो आपके अपने घर की शादी थी। जाओ चुपचाप खाना खाओ और घर निकलो। ये सिर्फ एक छोटा सा जवाब नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर तरीका था एक गरीब आदमी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी मेहनत का पैसा मार लेने का। एक ही झटके में दीक्षित ने अशोक की दिन भर की मेहनत को बिल्कुल शून्य कर दिया। दीक्षित वहां से उसे अलविदा कहकर निकल गया और
अशोक बस वहीं सन खड़ा रह गया। उसे एक पल में सोची उसके दिल पर क्या बीती होगी। वो सारे सपने जो उसने उस छोटी सी डायरी के पन्नों में और अपने दिल में संभाल कर रखे थे ना, वो एक सेकंड में चकनाचूर हो गए। इस कड़वी टूटी हुई सच्चाई का सामना करना सच में बेहद दर्दनाक है। अब पप्पू के लिए कोई क्रिकेट बैट नहीं आएगा, मुन्नी की स्कूल फीस फिर से अधूरी रह जाएगी और लक्ष्मी को वो नई साड़ी कभी नहीं मिल पाएगी। इस कहानी का ये हिस्सा बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे एक बड़े वर्ग का दिखावा एक गरीब इंसान की छोटी छोटी जरूरतों को पैरों तले कुचल देता है। और यही आकर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा व्यंग्य यानी एक गहरा ताना निकल कर आता है। जरा हजामत शब्द के मतलब को समझते हैं। इसका पहला और सीधा मतलब है बाल या दाढ़ी काटना, जो कि अशोक का पेशा था और यही सोचकर वो वहां गया था। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, किसी को धोखा देना, उसे ठगना या किसी का शोषण करना। अशोक तो इस उम्मीद में वहां गया था कि वो बारातियों की हजामत बनाएगा और 2 पैसे कमाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? उस पावर और पैसे वाली पूरी व्यवस्था ने बड़ी ही सफाई से खुद अशोक के हकों की ही हजामत कर डाली। जो हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ला खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह है कि इस मंत्री की आलीशान शादी में असल में हजामत हुई किसकी? क्या एक साधारण नाई ने उन अमीर मेहमानों की हजामत बनाई, या फिर ताकत और पैसे के नशे में चूर उन लोगों ने मिलकर उस गरीब मेहनतकश इंसान की हजामत बना दी? ये कहानी सिर्फ एक अशोक की नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो ईमानदारी से अपना काम करता है पर इस दिखावे भरी व्यवस्था के छलावे का शिकार हो जाता है। तो अगली बार जब भी ऐसी कोई चकाचौंध दिखाई देना, तो इस सवाल पर एक बार गौर जरूर करना चाहिए। इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।